क्लास 10th का विषय भौतिक विज्ञान का प्रथम पाठ प्रकाश का पार्ट 2 में हम आपको बताने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 में प्रकाश की परिभाषा तथा प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, प्रकाश क्यों विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक भाग है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, इस सब का अध्ययन हमने कर लिए थे पार्ट 1 में। अब हम बात लास्ट में एक क्वेश्चन पूछे थे कि आपका प्रकाश किस किस जगह गतिमान होती है। तो प्रकाश आपका निर्वात में भी गतिशील है और माध्यम में। प्रकाश कहाँ का गतिमान है? निर्वात में, और दूसरा आपका होता है माध्यम। तो कोई भी तरंग आपका हम समझ सकते, जैसे 9th में हमने पढ़ा है ध्वनि चैप्टर में कि तरंग जो हमें ध्वनि जो सुनाई देती है वो एक प्रकार की तरंग होती है जो केवल माध्यम में चलती है, निर्वात में नहीं चलती है। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश भी एक क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। या इसमें एक बात और आ गई, निर्वात में भी। तो ये इसमें क्या ऐसी बात है विद्युत चुम्बकीय तरंग में कि निर्वात में भी गतिमान है। तो इसके लिए हमें विद्युत चुम्बकीय तरंग में थोड़ा उसके बारे में अध्ययन करना है कि एक्चुअली विद्युत चुम्बकीय तरंग माध्यम कैसे बनाती है। ऐसा नहीं कि वो भी बिना माध्यम के चलती है, निर्वात में माध्यम बनाती है। तो माध्यम बनाने के लिए वो कुछ क्षेत्र को उत्पन्न करती है और उस क्षेत्र का ही माध्यम के रूप में कार्य करता है और उसी के सहारे आगे बढ़ती है। तो हम विद्युत चुम्बकीय तरंग के माध्यम का बनना के बारे में कुछ बताएंगे। तो इसके लिए हमें विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में थोड़ा अध्ययन करना है। तो अब विद्युत चुम्बकीय तरंग को केवल एक बेसिक तौर पर बताएंगे। आप क्लास 10th में इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है, तो आप इससे घबराइएगा नहीं कि ये 12th की बात है, इसको क्यों 10th में बता रहे हैं। अगर आपको केवल 10th की बात है तो पार्ट 1 में जो आपका डिफिनेशन केवल है प्रकाश की परिभाषा, वही आपकी पार्ट 1 में बता दिए वही है। लेकिन आपको बेसिक तौर पे हम इतना बताने चाह रहे हैं कि कैसे ये गतिमान है। कुछ आपके माइंड में कुछ सवाल अगर उठ सकते हैं कि अगर ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो एक प्रकार का तरंग है तो निर्वात में क्यों गतिमान है। तो इसके लिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो ये आपका दिमाग में मत रखिएगा कि क्लास 10th का चैप्टर है जो है, और अगर इंटर का तो 10th में क्यों बता रहे हैं, ऐसा आपको कुछ नहीं सोचना है। केवल ये समझना है कि कैसे गतिमान होती है। तो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग, क्योंकि हमने प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो हम डाल लेते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। हम इसके बारे में कुछ नहीं बताए थे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग एक्चुअली होता क्या है, केवल हम प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन किए थे। तो जो आपका एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछे थे कि कैसे गतिमान प्रकाश कहाँ का गतिमान होती है। तो दो जहाँ गतिमान होती है, एक माध्यम में और निर्वात में। तो अब आप ये बात कि हम तो यहाँ पर चारों तरफ माध्यम देखते, जैसे हम यहाँ पर हमारे वायुमंडल में जो कण होते हैं माध्यम का कार्य करते हैं, लेकिन निर्वात में कहाँ, निर्वात कहाँ आ जाती है? तो निर्वात वहाँ स्टार्ट होती है जैसे वहाँ पर जहाँ पर कोई कण या माध्यम कोई कण ना हो। तो अगर हम सूर्य है आपका, सूर्य, हम सूर्य से जो आपकी जो तरंगे होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, वो तो वहीं से तो सभी आती हैं, उसी में तो प्रकाश होता है। तो सूर्य से जो किरणें आएंगी आपकी, तो अगर हम पृथ्वी देखेंगे तो आपका पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है आपका वायुमंडल। वायुमंडल में क्या होते हैं? वायुमंडल में होते हैं कण जो किसका कार्य करते हैं? माध्यम का। तो ये वायुमंडल आपका क्या हो गया? माध्यम। लेकिन इसके आगे क्या माध्यम है? नहीं, वहाँ पर कुछ कण है? नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे? निर्वात। तो प्रकाश को पृथ्वी पे आने के लिए पहले कहाँ पर चलना पड़ेगा? पहले निर्वात, निर्वात से वायुमंडल। तो आई बात, निर्वात माध्यम आई कि नहीं? दोनों बात, दो बात आपके सामने आ गई, निर्वात और माध्यम। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्रकाश कहाँ कहाँ गतिमान होता है। तो कहाँ कहाँ आपका निर्वात और माध्यम दोनों में होता है।
तो माध्यम में तो तरंगें चलती हैं, ये सबको पता है, कण जो माध्यम का कार्य करते हैं, लेकिन निर्वात में कैसे चलती है, इस बात को बताने के लिए हमें किस पे जाना पड़ेगा, वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में इसका सहायता कौन करता है, माध्यम का कार्य कौन करता है, तो आपके माध्यम के कार्य दो चीज करते हैं, ये दो क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं आपके दो क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम के कार्य करने वाले कौन से होते हैं, दो क्षेत्र होते हैं। एक होता है वैद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। अब आपके आते यहाँ पे भी नए सुने होंगे कि वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और जो चुंबकीय क्षेत्र की बात है तो आपका इसी चैप्टर में, मतलब आपका इसी क्लास में आपका जो होगा विद्युत, उसमें ये दोनों क्षेत्र की बात होंगी। तो इसको लेकर अभी आप कंफ्यूज मत रहिएगा कि कहाँ से क्षेत्र दो आ गए। इतना जानिए कि दो क्षेत्र होते हैं, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। इसका अध्ययन आप विद्युत चैप्टर में होगा, आपका इसका अध्ययन करेंगे। तो लेकिन इतना दिमाग रखिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में माध्यम का कार्य कौन से करते हैं, यही माध्यम का कार्य ये दो करते हैं, आपका वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अब बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आते हैं। अगर ये दोनों माध्यम का कार्य कर रहे हैं तो आते कहाँ से हैं, तो ये आते हैं आवेश से। तो आपके थोड़ा आवेश के बारे में जानना पड़ेगा कि आवेश कौन कौन से होते हैं। तो हम आपको आवेश जो होते हैं आपके तीन तरह के होते हैं। आवेश कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के। केवल आप समझने की कोशिश करिए, केवल बेसिक बात बता रहे हैं आपको। इंटर में कुछ नहीं की बात की, आपका इंटर इतना छोटा पार्ट नहीं है, और आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंग है पूरी तरह इंटर में भी नहीं है। ये बहुत कंफ्यूज करने वाला चैप्टर है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं बेसिक स्तर पर। घबराने का कुछ नहीं इसमें कि आपका बहुत हाई लेवल का या कुछ, केवल आप समझने की कोशिश करिए कि कैसे कार्य करता है, क्यों नहीं करता। अब क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि निर्वात में कैसे गति करती है, क्या कंडीशन होती है, तरंग तो माध्यम में चलती है। तो इसके लिए हमें बताना चाह रहे हैं। तो आपके आवेश कितने तरह के होते हैं, तीन तरह का। पहला होता है स्थिर आवेश, दूसरा होता है गतिशील आवेश, तीसरा होता है त्वरित आवेश। अब आती बात, क्योंकि ये जो है आवेशों कार्य क्षेत्र उत्पन्न हो सकते हैं, इसीलिए हम आवेश के बारे में बता रहे हैं। तो जो स्थिर आवेश होता है ये केवल उत्पन्न करता है आपका वैद्युत क्षेत्र। केवल किसको उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। और जो गतिशील आवेश होता है ये केवल क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या उत्पन्न करता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र। और जो तीसरा होता है त्वरित आवेश, ये दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। हमारी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, अगर आपको नहीं समझ आ रही होगी तो इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आप समझ सकते हैं थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो त्वरित आवेश में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र भी होती है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। अब बात आती है कि जो माध्यम बना किससे, दोनों क्षेत्र से। तो यदि हम मान सकते हैं स्थिर आवेश, स्थिर आवेश में क्या केवल है वैद्युत क्षेत्र, तो क्या ये चुंबकीय तरंग को विकृत कर सकती है, नहीं कर सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, और जबकि माध्यम के लिए दोनों चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग स्थिर आवेश नहीं होती है। गतिशील आवेश में आ जाते हैं, तो गतिशील आवेश में क्या केवल है, चुंबकीय क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं है। तो क्या माध्यम बना सकती है, ये भी माध्यम नहीं बना सकती है।
तो क्या ये वैद्युत चुम्बकीय तरंग को विकृत कर सकती है? नहीं कर सकती है। ये भी बात खत्म हो गई। अब आती है आपकी त्वरित आवेश। त्वरित आवेश में देखिए दोनों क्षेत्र हैं, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और यही तो क्या है, माध्यम है। तो त्वरित आवेश किसको विकृत कर सकती है? वैद्युत चुम्बकीय तरंग को कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत चुम्बकीय तरंग त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती है, या त्वरित आवेश से वैद्युत चुम्बकीय तरंग विकृत होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, कि आपका एक कहाँ से उत्पन्न हुई, यहीं से। आपका यही बात समझना, त्वरित आवेश, इसीलिए हम इतना दूर लेकर आए बात। अब आती बात का वैद्युत क्षेत्र, चुम्बकीय क्षेत्र समझ में आ गया। ये दोनों माध्यम क्या करते हैं, दोनों किस में पाए जाते हैं, त्वरित आवेश। और जो ये तीनों आवेश है, इसका अध्ययन आप कुछ कक्षाओं में करेंगे, हम केवल आपको प्रकार बताए हैं। अब हम बातें करते हैं कि वैद्युत चुम्बकीय तरंग तो हो गई, त्वरित आवेश से विकृत हो गई, लेकिन एक दोनों जो क्षेत्र होते हैं किस प्रकार माध्यम बनाते हैं, कैसे माध्यम बनाते हैं, तो इसके लिए हम एक ग्राफ की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। हम बताने जा रहे हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की ग्राफ कैसे होती है। तो आप इसमें कितने क्षेत्र हुए, दो क्षेत्र में बता रहे हैं। एक होता आपका वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा हमने क्या बताया था, चुम्बकीय क्षेत्र। तो आपका जो क्षेत्र होते हैं, एक जो है ये भी कंपनी, तो मतलब तरंग तो श्रृंगार्थ के रूप में चलेंगे। तो अगर पहला वैद्युत क्षेत्र हम बता रहे हैं, तो आप मान लीजिए ऐसे वैद्युत क्षेत्र जा रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा बना दें। क्या होता है, ग्राफ अच्छे से बनाना आ नहीं रहा। ये आपका कौन सा बना दिया हमने, मान लीजिए आपका वैद्युत क्षेत्र है। और जो दूसरा वाला क्षेत्र कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र है, ये होगा कुछ अब देखिए यहाँ पर आपको देखने में क्या लग रहा है, एक ऐसे ऐसे जा रही है और दूसरे लिए कैसे जा रही है, ऐसे ऐसे। मतलब आपका एक तो तरंग ऐसे ऐसे करते जा रही है, एक दूसरी ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रही है।
कहने मतलब ये जो आपका दोनों बना रहे एक दूसरे क्या लंबवत बना रहे हैं। तो ये जो दोनों क्षेत्र होते हैं, अगर इसको हम इस प्रकार से दर्शा दें, एक इस प्रकार का मतलब इसको रेखांकित कर देते हैं, तो एक वाला किस प्रकार करेगा, ऐसे वाला, मतलब एक ऐसे ऐसे चल रहा है, दूसरा कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। थोड़ा तिरछे करके ऐसे ऐसे हम बना दे रहे हैं। देखने दो क्या लग रहा है, थोड़ा कुछ ज़्यादा बढ़ गया क्या जी, इस तरह। बस समझने के लिए बहुत काफ़ी है। यहाँ आप देखिए एक तरंग तो आपके ऐसे गई है, जो इस सीधी जो रेखा बनाए है, और एक जो तिरछी रेखा बनाए हैं वो इस तरह चल रही है। तो यहाँ पर जो एक दूसरे जो है किस प्रकार है, लंबवत है। कैसे एक दूसरे से लंबवत है। लंबवत मीन्स क्या होता है कि आपका एक दूसरे के, देखिए यहाँ पर एक अगर ऐसे से चले तो एक इसके परपेंडिकुलर ऐसे से चलेगी, एक दूसरे के लंबवत गत करते हुए चलते हैं। और यहाँ पर देखिए कहने का मतलब इसमें एक बात और होती है कि जब ये लंबवत जब गत करते हैं तो जैसे लगता है कि एक दूसरे कारण उत्पन्न हुए हैं। मतलब आपका यदि ए वाला ऐसे बना, जब एक दोलन हुआ, देखिए जब तरंग जैसे जैसे आपका आवेशित कण जो होता है, जब पहला जब दोलन करता है, जो त्वरित जो आवेश होता है जब पहला दोलन करता है, तो जो ये आपका इसका ये मान लीजिए पहला दोलन आपका जा रहा है, तो जो पहला जो दोलन बनाता है, ये वाला जो पहला दोलन बनाया, ये किसको उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र का। लेकिन जैसे दूसरा वाला दोलन होगा, ये वाला किसका उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का। किसका उत्पन्न करेगा, ये किसको उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब एक दोलन जैसे एक दोलन उत्पन्न करेगा तो उसमें वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा, लेकिन दूसरा जैसे उत्पन्न करेगा उसमें क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इसी तरह कंडीशंस की बदलती रहती है, मतलब एक बार वैद्युत क्षेत्र, फिर चुंबकीय क्षेत्र, फिर वैद्युत क्षेत्र, फिर चुंबकीय क्षेत्र। पहला दोलन वैद्युत क्षेत्र, दूसरा दोलन चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार दोलन गत करते हुए आगे जाते हैं, और यही क्या कहलाती है, आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इनका व्यवहार इस तरह होता है जैसे एक दूसरे के कारण उत्पन्न हुए। जैसे ये आपका ए वाला सिरा इधर गया, ए वाला इधर आया, तो इसमें हमें पता नहीं चला कि इसके कारण ए हुआ है। मैंने अगर आपको इसको लेते हाथ खेलने का हम सामने किए हैं, तो इसको अगर हम इस तरह के, तो ए वाला इधर गया, हम कह सकते हैं इसकी वजह से गया, और ये भी कह सकते हैं कि इसकी वजह से ए इधर आया। तो हमें कहने का तात्पर्य यही है कि यह देखने में ऐसा लगे जैसे एक दूसरे के कारण दोनों उत्पन्न हुए हैं। कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, या चुंबकीय क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। दोनों कंडीशन इसमें उत्पन्न होती है। तो आपके यहाँ पास अब अगली बात ये है कि यहाँ पे देखिए क्या बना है, श्रृंग गर्त। अब आप लोग पुनः भी नवी में जा सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक किस प्रकार का तरंग है। तो हम आप लोग पढ़ेंगे अंधेर अनुप्रस्थ दो तरंगे पढ़े होंगे। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, दोलन गति। तो दोलन गति एक क्या होती है, कंपन गति ही होती है। दोलन गति को हम क्या, इसको देखो दोलन गति मानी कंपन की तरह जा रहा है ना, तो कंपन गति को हम क्या कहते हैं, दोलन। तो जो हमने यहाँ पर उच्चारण किया था कि दोलन जो है पहला दोलन वैद्युत क्षेत्र, दूसरा दोलन चुंबकीय क्षेत्र, यही है आपका जो कंपन जो बन रहा है आपका। तो यहाँ पर जो अब यहाँ कह रहे हैं कि यह कैसा तरंग है, हमने क्या पूछा आपका कि ये कैसा तरंग है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, श्रृंग गर्त के टाइप के बनते हुए तो जा रहे हैं। तो श्रृंग गर्त किस में होता है, अनुप्रस्थ में होता है। तो आपके वैद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो यहाँ तक आप बात समझ में आ गई होगी। अब हम खुद ही डिफिनेशन बना सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंग, ये वैद्युत चुंबकीय तरंग का ग्राफ हो गया। अब वैद्युत चुंबकीय तरंग की अगर परिभाषा आपको बताने के लिए कह दी जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे, सोचिए क्या हो सकता है इसका परिभाषा, खुद बना सकते हैं। अगर आपको पूरी बात समझ में आ गई तो आप इसका परिभाषा बना सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंग
की परिभाषा क्या होती है। सोचिए क्या होता है इसका परिभाषा क्या बना। तो इसका परिभाषा हो सकता है यदि कोई त्वरित आवेश, क्योंकि ये आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग किससे विकृत होती है, त्वरित आवेश से। तो अब हमें यहाँ पर तीनों आवेश में से किस आवेश को लेंगे, त्वरित आवेश। यदि कोई त्वरित आवेश, अब त्वरित आवेश को हम कैसे पहचान सकते हैं कि त्वरित आवेश कौन सा हो सकता है। तो जो आवेश दोलनगत करेगा, त्वरित आवेश को हम क्या कह सकते हैं, त्वरित आवेश या दोलन करता, यदि हम क्या कह सकते हैं, दोलन करता हुआ आवेश। दोलन करता हुआ आवेश। अब आती बात को यहाँ पर दिमाग में अगर आपको कुछ उठ रही बात, तो दोलन क्या है। क्योंकि आपका हो सकता है आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में पहली बार सुना, पहली बार नहीं तो हालांकि मगर दिमाग में नहीं बात आ रही होगी। तो दोलन ये होता है कि कोई लगातार दोहराता हुआ बदलाव, अगर समझ सकते हैं आप, कोई लगातार दोहराता हुआ बदलाव का पहला दोलन। अब आती बात, हमने क्या कहा, का पहला दोलन। अब पहला दोलन ये क्या हुआ बात, तो हमने यही देखना है। ऐसे से तो बताए थे हम ग्राफ में, ये वाला एक ऐसे, तो इसका पहला दोलन यही है। तो ना आपका एक दिशा ये हुई, एक दूसरी दिशा हुई, क्योंकि एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो पहला दोलन, तो पहला दोलन क्या उत्पन्न किया था, वैद्युत क्षेत्र। हम पहला दोलन क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र। दोलन वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो पुनः दूसरा दोलन क्या उत्पन्न करेगा, दूसरा दोलन क्या उत्पन्न कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब दोनों क्षेत्र उत्पन्न हो गए तो कैसे एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत, माने एक दूसरे के जो एक दूसरे के लंबवत गत करते हैं। और इस प्रकार के तरंग हम क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। लंबवत
तो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंग देखिए, जो बात बताएं सब वही बात इसमें लिखी है विद्युत चुम्बकीय तरंग में। तो आपका किस प्रकार माध्यम बनाती है ये तो बात समझ में आ गई। किस प्रकार का दोलन तो समझ में आ गया, दोलन क्या होता है। दोलन हमेशा का दोहराए जाने वाला बदलाव, एक लगातार मतलब कोई दोहराए जाने वाला बदलाव ही क्या कहलाता है, आपका दोलन कहलाता। तो जो पहला एक दोलन करेगा, एक दोलन किया तो पहले दोलन में क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र। फिर जब दूसरा दोलन बनाएगा तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और ये घटनाएं हमने क्या लिखा, माने ये जो दोनों तरंगे होते हैं, तरंगे जो होती है एक दूसरे के लंबवत होती है, जो क्षेत्र होते हैं ये दोनों क्षेत्र तरंग, सॉरी यहाँ पर एक क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत गत करते हुए समय के साथ परिवर्तित होते हैं। एक बार क्या बनाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र, फिर दूसरी बार क्या बनाएगा वो, वैद्युत क्षेत्र। फिर क्या करेगा वो, बदल जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र में, फिर चुंबकीय क्षेत्र में, एक दूसरे के साथ समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। ये भी जरूरी है, अगर समय के साथ परिवर्तित होगा तभी तो वो माध्यम का कार्य करेगी। तो लंबवत होना चाहिए, समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए। और एक कौन से होंगे परिवर्तित और लंबवत, कौन से होंगे, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तथा समय के साथ परिवर्तित होंगे। तो इस प्रकार के जो तरंग होंगे उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय तरंग कहेंगे। विद्युत लगा लेना, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और ये किस प्रकार का तरंग होता है, ये होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्या होती है, इसमें श्रृंग और गर्त होता है, अनुप्रस्थ तरंग है आपका। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और एक निश्चित आवृत्ति वाली होनी चाहिए, ये भी बात रहना चाहिए इसमें कि एक निश्चित आवृत्ति ये भी पढ़े आप लोग 9th में, दोनों चैप्टर में आवृत्ति पढ़े होंगे क्या होता है। तो आवृत्ति क्या होती है, कोई घटना बार बार दोहराई जाना, ये क्या कहलाता है, आवृत्ति। अब घटना मतलब यही क्या, एक बार आपका वही बना रही है, देखिए एक बार बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र, एक बना रहा है वैद्युत क्षेत्र, फिर वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे बनाते हुए मैंने कोई चीज बार बार तो ही दोहराई जा रही है, कोई घटना बार बार दोहराई जाना। जैसे यहाँ हमने क्या पढ़ा था, ऐसे ऐसे होगा, फिर नई कंडीशन फिर होगी, फिर नई कंडीशन होगी, ऐसे जैसे यहाँ फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, तो ऐसे यहाँ भी हो सके, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगी। तो कोई घटना बार बार दोहराई जाना क्या कहलाता है, आवृत्ति। तो आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए। तो यह थी आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंग। अब आपकी जो अगले जो पार्ट में पढ़ना है, प्रकाश किरण, क्या पढ़ना आपका, प्रकाश किरण। और अगला फिर कुछ जो एनसीईआरटी में बता रहे हैं, एनसीईआरटी में ही दिया गया प्रकाश किरण क्या होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और विवर्तन की बात कुछ बॉक्स में दी गई क्या होती है उसके भी बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोग यहाँ जो बेसिक जो बात थी हमने बता दी कि कैसे प्रकाश निर्वात में भी गतिशील है, कैसे माध्यम बनाती है, उसकी कुछ बातें आपको समझाए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। तो अगले हम वीडियो में पार्ट 3 में मिलते हैं, प्रकाश को किरण से संबंधित जानकारी लेकर।